नमस्कार साथियों, शब्द रंग में आज एक बहुत खुशी की बात है। तो सबसे पहले मैं शेयर करूंगा आप लोगों से। एक फिल्म बनाई गई है जिसका डायरेक्शन मैंने किया है। फिल्म का नाम है वीरांगना और जिसके चर्चित अभिनेत्री वन ऑफ द बिगेस्ट इन भोजपुरी इंडस्ट्री काजल राघवानी जी हैं। हीरो हैं हमारे प्रशांत सिंह राजपूत और कुंदन भारद्वाज जी। साथ में हमारे संजय पांडे जी हैं जो विलेन बनते हैं ज़्यादातर रीजनल लैंग्वेज की भोजपुरी की फिल्मों के, तो वो बड़े पॉजिटिव रोल में हैं। और साथ में है हमारे पास नीरज जी, विलेन हैं हिंदी फिल्मों के और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। तो बड़ी खूबसूरत सी फिल्म बनाई गई है। आशा है जल्दी ही रिलीज़ होगी। एडिटिंग वर्क चल रहा है, एडिटिंग, डबिंग और फिर उसके बाद आपके पास फिल्म पहुंच जाएगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, हम लोग एक सीरियल हिंदी का बनाने जा रहे हैं जिसके लिए हम एक बड़े ऐतिहासिक पुरुष को ढूंढ के लाए हैं आपके साथ मिलाने के लिए। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि हिंदी व्यंग्य का इतिहास उन्होंने लिखा है। तो जो खुद इतिहास लिख रहा है तो उनके ज़िंदा रहते ही हम उनको ऐतिहासिक पुरुष मान लेते हैं। तो हम भारत देश के इने गुने जो 4-5 बड़े व्यंग्यकार हैं उनमें से एक, जिनकी 50 किताबें हैं, 52 किताबें हैं, अगर मैं अपडेट हुआ होऊंगा तो 52 है, और अगर इन्होंने बीच में 2-5 और किताबें मार दिया होगा तो ये खुद ही बताएंगे। बहरहाल हमारे साथ है सुभाष चंद्र जी, और सुभाष चंद्र जी का प्रयोजन ये है कि हमारी वेब सीरीज लिखने के लिए आज ये हमारे यहाँ आए हुए हैं स्टोरी सेशन पे। तो मैंने इस अवसर का फ़ायदा उठाते हुए सोचा आप लोगों से मुलाकात करा दूं। तो हमारे सुभाष जी का स्वागत करिए। नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी, ज़्यादातर तो यही बोलेंगे, इस बार तो उन्होंने कंजूसी से काम कर लिया नमस्कार नमस्कार करके। सुभाष जी, क्या लाए हैं आप हमारे लिए? जी, मैं कुछ किताबें आपके लिए लाया हूँ। ये हास्य व्यंग्य की किताबें हैं क्योंकि आपको हास्य व्यंग्य पर ही आप काम कर रहे हैं। ये एलबीटी से प्रकाशित किताब है। ये हास्य की किताब है और ये भी हास्य की किताब है, चर्चित हास्य कहानियाँ। तो अब देखो भाई, ये किताब का आप लोग किताब देखिए, मैं किताब का परिचय देख रहा हूँ। 27/1/59 को ये पैदा हुए। तो ये बाबूजी हमसे जो है 10 महीने बड़े हैं, क्योंकि मैं 8-11 वाला हूँ। तो सादर प्रणाम साहब आपको। अभी तक मैं मजाक कर रहा था, अब आपसे मजाक नहीं करेंगे। देखिए, ये चूँकि इन्हें गिने व्यंग्यकार, वैसे भी व्यंग्यकार की जो क्षेत्र है व्यंग्य का, तो व्यंग्य बहुत मुश्किल क्षेत्र है। बहुत मुश्किल क्षेत्र में है। तो पूरे हिंदुस्तान भर में अगर हम हिंदी भाषा पे ही कंसंट्रेट करें तो 5-6 इस समय जो है अच्छे व्यंग्यकार हैं, जिनमें से सुभाष जी भी एक है। कुछ किताबों के मैं इनका नाम ले लेता हूँ जो इनकी आई हुई है। ये किताब है इनकी अक्कड़ बक्कड़, एक उपन्यास है। माफ़ कीजिए श्रीमान है, इंसानियत का शो है, आइए स्वर्ग चलते हैं। और ख़ास तौर से मेरी पसंदीदा किताब है कल्लू मामा जिंदाबाद, थोड़ा हंस ले यार, बेबी किलर। देखिए साहब, बोर हो जाइएगा आप। इतनी किताब लिखने को इनको बोला ही किसने था कि ये हाफ सेंचुरी मार गए हैं किताबों में। तो किताबों से इतर बात करें, किताब तो है, आप पढ़िएगा। पुरस्कार मैं आपके बता इसलिए नहीं रहा हूँ कि ज्ञानपीठ छोड़ दीजिए, पद्मश्री छोड़ दीजिए, और भारत रत्न तो साहित्यकार अभी तक कोई ना बना, तो ये क्या बनेंगे। बाकी सब पुरस्कार इनके पास है। तो इसलिए पुरस्कार जो भी आपके नाम में आए, जो भी आपके ध्यान में आए, समझ लीजिए सब पुरस्कार जो है हमारे सुभाष चंद्र जी को मिला है। सुभाष चंद्र जी, बड़ी औपचारिक सी मुलाकात होगी। जी, वो ठीक है कि
कैमरे के सामने हम लोग बात कर रहे हैं। जी। तो व्यंग्यकार आप कैसे बने, और इसके बीच कहीं न कहीं आपके बचपन में फूटे थे, रहे होंगे ज़रूर, तो कुछ हरकतें बताइए अपने बचपन की। देखिए, पहली बात तो पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि व्यंग्यकार में कैसे बना। मेरा मानना है कि जब भी आप किसी विसंगति को देख के आक्रोशित होते हैं, आपको गुस्सा आता है, आपको उस पर खींच होती है, तब आपके मन में कहीं ना कहीं उसका प्रतिकार करने का एक भाव जागता है। और वो जो प्रतिकार करने का भाव है वो कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में एक लेखन की या किसी भी चीज़ की मतलब जो एक भाव होता है उसको पैदा करता है। और जब ये कागज़ पर उतरता है तो ये, और भाषा और शिल्प दोनों को साथ लेकर उतरता है, तो ये व्यंग के रूप में कन्वर्ट होता है। और अगर ये सिर्फ सीधे सीधे अगर बात करें कि प्रतिकार के रूप में, सीधे सीधे शब्दिक प्रतिकार के रूप में हो, तो गाली के रूप में आता है। व्यंग एक ऐसी विधा है जहाँ पर आप प्रतिकार को शैलीय उपकरणों के माध्यम से सजाकर इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि जो पढ़ने वाला पाठक है वो आपके साथ साथ उस विसंगति से के साथ जो मुठभेड़ हो रही है उसको देखे और अंत में आक्रोश या करुणा की प्राप्ति हो सके। ये व्यंग्यकार का कुल मिला के संक्षेप में जहाँ तक हमने समझा जी कि गाली को सभ्य तरीके से बोलने का को व्यंग्य कहते हैं। नहीं, ऐसा तो आप नहीं कह सकते हैं। गाली को जब सामान्य व्यक्ति में और व्यंग्यकार में फ़र्क ये है कि सामान्य व्यक्ति वहाँ गाली दे लेगा या चुपचाप होकर चला जाएगा, वहीं व्यंग्यकार उसके प्रति, विसंगति के प्रति एक माहौल बनाने की कोशिश करेगा। और ये माहौल वो सीधे सीधे लड़के नहीं बना सकता, क्योंकि आप देखेंगे कि लेखक लोग कोई बहुत मजबूत नहीं होते हैं, शरीर से भी पैसे से भी, तो वो अपना जो प्रतिकार है, अपना जो प्रतिरोध है वो कागज़ के माध्यम से व्यक्त करता है। लेकिन शैलीय संतुलन की बेहद आवश्यकता है, नहीं तो वो ताना बन के रह जाएगा, गाली बन के रह जाएगा, गुस्से की भाषा बन के रह जाएगा। गुस्सा हो पर दिखे ना, करुणा हो पर दिखे ना। जब तक आप रचना खत्म होगी तब आपको करुणा की, आक्रोश की प्राप्ति होगी। ये व्यंग्य का काम है जी। अच्छा, एक बहुत लोग हास्य को और व्यंग्य को एक ही विधा मान लेते हैं जी। एक महीन सा अंतर तो जरूर है जी, वो क्या अंतर है? मैं आपको इसे उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। पहली बात तो हास्य का काम आपको हंसाना है, गुदगुदाना है, निर्मल हास्य की सृष्टि करना है ताकि आप खुश हो सकें। व्यंग्य का काम विसंगति के खिलाफ, विसंगति के खिलाफ एक कलात्मक आक्रोश की अभिव्यक्ति देना है जी। इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण जो बात ये है, और बल्कि मैं सोचता हूँ कि मैं महत्वपूर्ण कहने की जगह मैं इसे उदाहरण के माध्यम से समझाऊँ तो अच्छा लगेगा। एक व्यक्ति है, बहुत मोटा व्यक्ति है जी। वो मोटा व्यक्ति अपने तोंद पर प्लेट रखकर पार्टी में खाना खा रहा है। बहुत मोटा है और तोंद इतनी बड़ी है कि उस पर प्लेट आराम से आ रही है और वो उस पर खाना खा रहा है। आप उसको देखकर हंसेंगे, आप कहेंगे अरे यार क्या बढ़िया सीन है, देखो कितना मोटा आदमी, देखो कैसे खाना खा रहा है। ये तो आपको हास्य हो सकता है। पहली बात तो मोटेपन पे हंसना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक मैं बात कहता हूँ सामान्य व्यक्ति उसको देख के हंस सकता है। लेकिन अगर मैं बताऊँ कि ये जो व्यक्ति है ये एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर है और इसने अपने पेट में बहुत सारे पुल, बहुत सारी सड़कें, बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, उनका पैसा उसने खा रखा है और इसका पेट नहीं है, वो सरकारी योजनाओं का गोदाम है। तो मैं आपको पूरी तरह चुनौती देके कह सकता हूँ कि आप तब हंसकर दिखाइए। ये हास्य और व्यंग्य के बीच का अंतर है। बहुत उल्लेखनीय बात है। देखिए, व्यंग्य में जहाँ तक हमने पढ़ा और कविताओं में हमने व्यंग्य पढ़ा था, अशोक चक्रधर का एक आइसक्रीम बच्चे की आइसक्रीम पे एक कविता थी। आइसक्रीम था, बच्ची थी। कोई ख़ास बात इसमें जो है व्यंग्य उकेरने की बात नहीं है, लेकिन जब अंतिम पंक्ति पर आप आते हैं जी, तो जो करुणा उभरती है उससे जी,
वही व्यंग्य है। जी हास्य व्यंग्य में एक संदेश छुपा है। जी हास्य में कोई इस तरह का संदेश नहीं होता है, आपको गुदगुदाना, आपको हंसाना, और यही प्रयोजन है। जी वो निरर्थक बातें भी करके आपको हंसा सकते हैं, लेकिन व्यंग्य तो तब होगा जब व्यंग्य की परिणति किसी सार्थक आयाम में होगी, तभी वो व्यंग्य होगा। जी जी जी। दिक्कत ये है कि हास्य वाले भी अपने आप को व्यंग्यकार कहते हैं, और हमारे सुभाष जी में एक खास बात और है दर्शकों, ये बड़े भारी वाले अध्यक्ष हैं और शायद उम्र में हमसे सिर्फ 10 महीने बड़े, हमने बता दिया, लेकिन हमको अध्यक्ष बना देता है कोई, तो मैं बड़ी उलझन में पड़ जाता हूँ कि यार अभी साला मुझको बुढ़ा समझ रहे हैं लोग, और ये अध्यक्ष बने बगैर जल्दी कार्यक्रमों में नहीं जाते हैं। तो ये बताइए कि जब आप कविता के कार्यक्रमों में जाते हैं जी और अध्यक्ष बन के जाते हैं, तो अध्यक्ष करीब करीब एम्पायर टाइप का होता है कि सबसे पहले मैच में आ जाना और सबसे बाद में जाना। जी। तो कविता में जो हास्य के नाम पे जो चुटकुलेबाजी हो रही है जी, तो क्या आप 2.5-3 घंटे के कवि सम्मेलन में चुटकुलेबाजों को पचा पाते हैं? कतई भी नहीं। आपके प्रश्न में 2 हिस्से थे। पहला ये कि आप अध्यक्ष ही बनकर जाते हैं, मैं सिर्फ अध्यक्ष ही बनकर नहीं जाता हूँ। वो क्या अतिथि भी बन जाते हैं कभी कभी मजबूरी में? कई बार कुछ भी नहीं बनता, बात उसकी नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर साहित्य अदब की दुनिया है, ये वो दुनिया है जहाँ पर लेखन का, आपके काम का मूल्यांकन होता है। ये राजनीति नहीं है कि आप भाई भतीजावाद से या किसी चीज़ से आगे बढ़ के आ गए। यहाँ पर आपको मेहनत करनी है और आपको आगे बढ़ना है। तो एक परंपरा बनी रही कि जो लोग वरिष्ठ होंगे, जो लोगों ने काम ज़्यादा किया होगा, उन लोगों को आदर देने के लिए अध्यक्ष मुख्य अतिथि की परंपरा चलाई गई। मेरा मानना है कि जब जिन लोगों ने मुझसे थोड़ा कम काम किया है या बहुत कम काम किया है, सिर्फ वो कार्यक्रम में पैसे देने के कारण या कार्यक्रम में किसी और कारण से वो अगर अध्यक्ष मुख्य अतिथि बन के बैठते हैं और मैं उनसे, अगर मुझे लगता है, मैं गलतफहमी का शिकार भी हो सकता हूँ कि मैं उनके सामने अगर सामान्य वक्ता की तरह बैठा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं साहित्य के विरुद्ध बात जाती है। और मैं चाहता हूँ कि अदब की दुनिया में अदब का ड्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और बाकी आपका जो दूसरा सवाल है कि आप 1.5 घंटे के कार्यक्रम में चुटकुलों को झेलते कैसे हैं। देखिए, मैं तो बहुत मुश्किल से कार्यक्रमों में जाता हूँ, हास्य के, विशेष रूप से हास्य कविताओं के, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लगभग 80% जो हास्य के जो कवि हैं वो चुटकुले सुना रहे हैं। और कई बार तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति होती है कि अगर एक कवि लेट आया है तो वो उससे पहले चुटकुले सुना चुका है, उसके पहले सुना चुका है, और पब्लिक जो है वो हंस रही है, पब्लिक उसका मजाक भी उड़ा रही है। तो आप जितना समय आप चुटकुले बुनने में खर्च करते हैं या पुराने चुटकुलों को याद करने में खर्च करते हैं, उतने ही समय में तो हास्य कविता लिखी भी जा सकती है। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। पूरी दुनिया में हास्य बिखरा हुआ है, स्थितियों में हास्य बिखरा हुआ है, सड़क से लेके हर जगह हास्य बिखरा हुआ है। थोड़ी सी आपको अपनी कल्पना शक्ति लगानी है, थोड़ा सा शब्दों का संयोजन करना है, तो ये काम हो जाता है। लेकिन आप अगर चुटकुले सुनाकर पूरी जो पब्लिक है, आपके सामने जो बैठे हुए श्रोता है, आप उनका कविता पढ़ने का संस्कार खराब कर रहे हैं, तो ये अशोभनीय भी है और मैं समझता हूँ इसका विरोध होना भी चाहिए। नहीं, देखिए, जैसे मैंने महसूस किया कि जितने बड़े कवि हैं जी, खास तौर से हास्य के, और जो जितना बड़ा कवि है उतना बड़ा चुटकुलेबाज है जी। अगर आपको कहीं का उठाया हुआ चुटकुला सुना के आपको 1-1.5 लाख रुपए एक मंच पे मिल रहा है, तो हम अच्छी कविता लिख के, हास्य कविता लिख के हम 20,000 रुपया क्यों लें? क्यों? तो ये फिर वही वाली बात कि जब मैं अभी रीजनल सिनेमा बना रहा था भोजपुरी में, तो हमसे कहा कि ये चलता है भोजपुरी में, ऐसा होता है, वहाँ पे जो विलेन है वो चीख चीख के बोलेगा ही,
आँख निकाल के बड़ी बड़ी जो है, तो एक टाइप्ड सिनेमा है वो। हमने उसके अंदर जो है एक नया प्रयोग करने की कोशिश की। देखिए, आप प्रयोग तब कर सकते हैं जब आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। तो हमने रिस्क लिया, हमने नया प्रयोग किया। हो सकता है जिस फिल्म का भी हमने नाम लिया भोजपुरी फिल्म में मील की पत्थर हो, और लेकिन अगर हम ये मान के चलेंगे कि भोजपुरी सिनेमा तो रिक्शे वालों का है, टांगे वालों का है, कुलियों का है, मजदूर का भी है, मेरा आशय उनका अपमान करने का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने डिक्लासिफाई कर रखा है कि हमारी सिनेमा इन्हीं के लिए बनाएंगे, इन्हीं के अंदाज में बनाएंगे, इन्हीं के तरीके से बनाएंगे, तो ऐसी फिल्में में हमारी फिल्म शायद सक्सेस नहीं होगी। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बिहार में, बहुत सारे दोस्त हैं ईस्टर्न यूपी में, बहुत सारे मेरे मॉरिशस में भी दोस्त हैं, फिजी में भी दोस्त हैं। तो मैं कभी कभी उनसे पूछता था कि भैया आपने भोजपुरी में कौन सी सिनेमा देखा, कि भैया हमने तो देखा ही नहीं, मैं देखता ही नहीं। जबकि मेरी माँ बोलती थी कि सुजीत कुमार और उस ज़माने में जो भी रहे, गंगा मैया तो हैं पियरी चढ़ाई पे, तो या नदिया के पार आई, उसको एग्जैक्टली तो हम भोजपुरी लैंग्वेज की फिल्म नहीं बोल सकते, लेकिन रीजनल भाषा की फिल्म है और अवधी बोली गई है। अवधी, भोजपुरी, ब्रज और जो मैथिली में बोली जाती है मगही, मैथिली, ये सब हिंदी की पारिवारिक भाषाएं हैं। तो बहुत ज़्यादा भाषा में अंतर न करके हम लोग बात करें रीजनल सिनेमा की, तो जो आप परोसोगे वही खाएगा दर्शक। आप अगर दर्शकों को या श्रोताओं को अच्छा व्यंग्य सुनाएंगे, अच्छा हास्य सुनाएंगे, मौलिक हास्य सुनाएंगे, मौलिक व्यंग्य सुनाएंगे, तो वो चीज़ें जो है कैरी करेंगी, जाएंगी। आपको मेहनत करना पड़ेगा। और कवि सम्मेलन का असली पर्पज होता है कि आम दर्शकों में कविता का संस्कार बोना। जब आप कविता के संस्कार बोते हैं तो कहीं न कहीं वो आपको बेहतर इंसान बनाता है। जब आप कविता रचते हैं तो कविता भी कहीं न कहीं आपको रचती रहती है जी। तो एक बेहतर इंसान बनने के लिए, एक बेहतर जो है प्लेनेट को एक रहने लायक बेहतर जगह बनाने के लिए कविता का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन चुटकुलों का योगदान नहीं है। व्यंग्य में भी जो आपकी विधा है उसमें व्यंग्य का स्थान है, फूहड़ हास्य का स्थान नहीं है। तो अब जैसे हम देखते हैं कि कोई मैगजीन आती है व्यंग्य की, अब आपकी किताबें हम देख रहे हैं, किताबों के अंदर देखिए सारे हंस रहे हैं। हंसना पर्पज है किताब का, हंसाना पर्पज है व्यंग्य के माध्यम से भी। यहाँ पे तो आप ही हंस रहे हैं, इस चित्र का कवर देखते हैं, यहाँ पे भी हंस रहा, लेकिन कोई फूहड़ हास्य नहीं है कि गंदा सा आदमी और उसके दांत जो है बड़े बड़े राक्षसों की तरह से दिखा दिया जाए। तो किताब को पकड़ते ही लग जाता है कि ये परिष्कृत हास्य की चीज़ नहीं है, ये क्रूड हास्य है और जिसका कोई भी साहित्य में स्थान नहीं होना चाहिए। अब विषय से शायद हम लोग भटक गए, विषय पे ले आते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र जी जैसे सीनियर आदमी जब मौजूद हैं हमारे मंच पे, तो भटकाव भी ज़रूरी है। अब इसको हम इस ढंग से कह सकते हैं कि हम लोग विषय पे ही हैं, लेकिन गेंद हमने आप स्टंप के से बाहर फेंकी है और घूम के आएगी आपके स्टंप पे ही, तो हम विषय से बाहर नहीं हैं। तो हमारे सुभाष जी, एक तो जब आपने हिंदी व्यंग्य साहित्य का इतिहास लिखा जी, तो इतनी मोटी किताब आपने लिख दी जी। इतनी मोटी को इतनी पतली में आप बताइए क्या है? देखिए क्या है कि इस पर एक छोटी सी घटना है। ज्ञान चतुर्वेदी की किताब का विमोचन था राजकमल प्रकाशन में जी, और वहाँ पर राजेंद्र यादव जी, अरविंद जैन, मैत्रेय पुष्पा, महेश दर्पण, हम सभी लोग थे, हरीश नवल जी, प्रकाश प्रलय, हम सब लोग थे वहाँ। और वहाँ पर व्यंग्य को लेके एक
थोड़ा सा मजाक सा उड़ाया गया। और कुछ लोगों ने कहा कि व्यंग तो एक ऐसे ही एक विधा थी जो शुरू की गई इसलिए ताकि लोगों को थोड़ा सा मज़ा दिया जा सके और अखबारों में छपी ताकि थोड़ा सा लोगों को पढ़ने का मज़ा आ सके, और मैंने इसका विरोध किया। तो सुधीश पचौरी जी जो थे उन्होंने इसको लेके काफ़ी ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने कहा कि देखिए कि क्या है व्यंग में, ना व्यंग के पास कोई समीक्षा विधान है, ना उसका कोई विन्यास है, ना उसका कोई इतिहास है, और आप कहते हैं व्यंग विधा है। कैसे विधा है? वो बात मुझे खटक गई। और ये शायद सन 2000 की बात है, ये 2000 या 2001 की बात है ये। तो मैंने कहा पचौरी जी, खैर मैंने उनको जवाब दिया, काफ़ी तीखा जवाब दिया, युवा भी था मैं, आज से 20-25 साल पहले। तो मैंने उनसे कहा बाकी सब तो मैं नहीं जानता कि मैं बाकी काम करूँगा या नहीं करूँगा, लेकिन व्यंग का इतिहास मैं लिखूँगा। उसके कारण मैंने पूरे 8 साल खर्च किए, लगभग 1100 किताबें पढ़ी, खोज खोज के लाया गया सब कुछ चीज़ें, और ये क्या गया कि भाई कम से कम एक इतिहास तो व्यंग के पास हो, ताकि जब उसे विधा के रूप में हम लोग स्थापित करने की कोशिश करें या विधा के रूप में वो जमने लगे तो वो एक और सीमेंट की तरह काम करे और व्यंग की जो विधा है उस पर ये खरे उतारने की कोशिश करे। ये हमारा व्यंग के इतिहास पे काम था। उसमें बहुत सारी कमियां भी हैं, उसमें और आगे जाके बढ़ा के लोग उसको बेहतर करेंगे, लेकिन एक बेस बन गया, एक बेस बनना जरूरी था। जी हाँ, मतलब अम्बेडकर वाला संविधान आपने बना दिया है जी, व्यंग का इतिहास करके। अब उसको इंदिरा गांधी की तरह कोई आए और संशोधन करके उसको पलट दे और उसकी ऐसी तैसी कर दे, ये भविष्य में होने की संभावनाएं हैं और आप स्वयं चाहते हैं कि हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमेशा गुंजाइशें रहती हैं, और जब एक बड़ी किताब आती है, इनका इतिहास जैसी किताब आई, जब आप सोचिए जब इनकी रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास आई तो लगा कि भाई इसके बाद अब कोई साहित्य का इतिहास शायद नहीं आएगा, ये अंतिम है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा, बहुत सारे मित्रों ने लिखा और बहुत सारे वरिष्ठों ने लिखा, और आज तक भी उस पर काम हो रहा है और लगातार नया काम हो रहा है। अब जैसे कबीर पर बहुत काम नहीं किया शुक्ल जी ने, तो कबीर पर जो अच्छा काम किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। देखिए और वो चीज़ें बड़ी होती चली गई। नहीं तो कबीर हो सकता था कि शायद उनका जो कद था वो उनको नहीं मिल रहा था, वो बाद में जाके मिला, बड़ा काम किया। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही मूलतः अगर देखा जाए तो कबीर को कबीर बनाया। कबीर के मरने के 250 साल बाद, 300 साल बाद जो है कबीर कबीर बने हैं। जी, जी, और ये देखिए जो खोज है और जो विमर्श है पुराने, आज भी जो है आप देखिए कि कहीं न कहीं से बिहारी दास जी पे उतना काम नहीं हुआ है, केशव दास जी पे उतना काम नहीं हुआ है, मलूक चंद जी पे उतना काम नहीं हुआ है। इतिहास तो साहब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इतिहास पुरुष से मिलाने वाला हूँ जिंदा। तो एक इतिहास लिखा, अभी बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि हमारा तो साहित्य वैदिक काल से चल रहा है और परावैदिक काल से चल रहा है, जिसको हमने साहित्य न मान के मैथोलॉजी मान रखा है, शॉर्टकट अपना लिया। जितना हमारे कालिदास जी ने काम किया है उतने में तो पूरा वेस्टर्न साहित्य समा जाएगा। लेकिन हमें टॉलस्टॉय याद है, हमें शैली याद है, हमें कीट्स याद है, हमें विलियम वर्ड्सवर्थ याद है, लेकिन हमें अगर अपने साहित्यकारों का नाम पूछा जाए तो हमें याद नहीं है। बहुत कुछ किया जाना ज़रूरी है, बहुत कुछ होना अभी बाकी है। ठीक है, एक छोटी सी उम्र लेके आते हैं हम लोग, तो शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी इस काम को सचेत होके करे और अच्छे से करे। और दूसरी बात सर, ये जो साहित्य आपका है, हिंदी इतनी बड़ी भाषा है जी, शायद मेरे ख्याल में दुनिया में तीसरी या चौथी सबसे ज़्यादा जो है बोली जाने वाली भाषा है, और इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये जो है दूसरी भी हो सकती है। इंग्लिश और फ्रेंच के बाद जो है बांग्ला इससे बड़ी भाषा है, उसके बाद हिंदी का
स्थान आता है, बांग्ला और हिंदी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। इतनी बड़ी भाषा है कि हम 150 करोड़ लोग हैं अगर हिंदुस्तान में, तो 100 करोड़ लोग तो बड़ी आसानी से समझते हैं, और किसी भी भाषा के 100 करोड़ समझने वाले, बोलने वाले बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। लेकिन एक अगर बांग्ला की किताब छपती है वो बिकती है, हिंदी की किताब छपती है वो क्यों नहीं बिकती है? इसके पीछे देखिए, मैंने बांग्ला मुझे आती है अच्छी खासी, मैं बांग्ला पढ़ लेता हूँ और बंगाल में रहा भी हूँ, नौकरी के 2 साल के दौरान बैंक में अधिकारी रहा। स्थितियाँ वहाँ भी बदल रही हैं। बस एक बात अच्छी है, अगर आप कहें कि वहाँ किताबें बिकती हैं तो मैं मान लूँगा, लेकिन आप कहें कि किताबें उतनी ही पढ़ी जा रही हैं जितनी पहले पढ़ी जा रही थी, तो मैं इस बात को शायद नहीं मानूंगा, क्योंकि वहाँ भी मोबाइल कल्चर का प्रवेश हो चुका है। आज भी वहाँ किताबों के लिए पैसा तो रखा जाता है, बजट तो रखा जाता है, लेकिन किताबें पढ़ी नहीं जाती हैं। बहुत सारे घर ऐसे देखे जिनकी मैंने किताबें खोल कर देखी, क्योंकि मुझे किताबों का शौक़ है, बांग्ला पढ़ भी लेता हूँ। तो मैंने देखा बहुत सी किताबों के पन्ने जुड़े हुए थे। मैंने कहा भी ये तो आपने कब खरीदी थी किताबें? वो 4-5 साल हो गए। तो मैंने कहा ये पढ़ी नहीं। अरे बस दादा, पढ़ने का टाइम नहीं मिला। खरीदी जा रही है अगर टाइम, लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है, कम पढ़ा जा रहा है। बांग्ला में, मराठी में और तेलुगु में जी, और थोड़ा सा मलयालम में, इन 4 जगह पर पढ़ने का कल्चर हमेशा रहा है। हिंदी का जो बेल्ट है उसने कभी बहुत अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा। हिंदी की किताबें बहुत ज़्यादा कभी नहीं पढ़ी गई। हमारा बहुत बड़ा जो मतलब साहित्यकार है हमारे जो प्रेमचंद, उनकी किताबों के भी अगर 50 एडिशन आ जाए, 500 कॉपी के, 1000 कॉपी के, तो 150 करोड़ लोगों के देश में वो बहुत बड़ी बात नहीं है। बांग्ला के अगर 50 एडिशन आते हैं और 2100 का एक एडिशन आता है, तो इसका मतलब 1 लाख किताबें बिक रही हैं। ये बड़ी बात है। और इस चीज़ को कुछ तो हम लोग भी गलत हैं कि हम लोग अपने कंफर्ट जोन में रह के लिख रहे हैं। हमें जो लिखना आता है हम उसमें लिख के रह रहे हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि क्या क्या नई समस्याएं आई हैं। मोबाइल के आने के बाद क्या हुआ, 1990 के बाद जो क्रांति हुई है पूरी दुनिया में, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका आए हैं, उससे भूमंडलीकरण ने पूरा जो दुनिया बदल दी है, उस पर हम साहित्यकारों में से कितने लोगों ने लिखा है। तो फिर आपका नया पाठक आपसे जुड़ेगा क्यों? क्योंकि उसकी समस्याओं को आप पकड़ने की कोशिश बहुत कम कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं वो बढ़े जा रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें 2 अंतर है। मैं आपके बहाने जो है थोड़े से बड़े मूल प्रश्नों को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा बेटा एक किताब लिख रहा था जी, तो घर पे आया और अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी लैपटॉप चाहिए, खरीद दीजिए। तो शायद उन्होंने ख़रीदा होगा या हमसे कह के खरीदवाया होगा, याद नहीं। कुछ दिन बाद वो आए और उन्होंने बताया कि मैंने एक किताब में लिख रहा हूँ। तो मुझे लगा कि यार ये तो बढ़िया काम कर रहा है। तो मैंने भी एक किताब शुरू कर दी उसी समय। और इत्तेफाक ये है कि हमारी और हमारे बेटे की दोनों की किताब का विमोचन एक ही दिन हुआ। अच्छा, दोनों तैयार हो गए। उसकी किताब का नाम था द गाय नेक्स्ट डोर। अच्छा, वो प्रोज थी, फिक्शन था। मेरी किताब का नाम था आँच पर सवाल, कविता, जो कविताएं थी। अब हाईली एक्लेम्ड तो मेरी किताब हुई। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी किताब हाईली एक्लेम्ड नहीं हुई, लेकिन उनकी किताब बिकी लाखों में, हमारी किताब बिकी हजारों में। या बिकी या बटी, ले दे के एक ही बात है। हाईली एक्लेम्ड इसलिए हुई कि दूर दूर से फ़ोन आए कि बहुत अच्छी आपने किताब लिखी। अब उनकी किताब के भी फ़ोन आते होंगे। तो एक बार वो एयरपोर्ट से उतरे, और एयरपोर्ट जहाँ पे आप अगर सांता क्रूज उतरिए तो बॉम्बे, हाँ, तो वहाँ पे विले पार्ले का एक चौराहा सा पड़ता है एयरपोर्ट से जस्ट बाहर निकलते ही। वहाँ पे किताबें बेचते बहुत सारे लड़के मिल जाते हैं। तो उनकी किताब जो है
एक किताब वाला आ गया, गाड़ी रुकवाई कि उन्होंने भी सोचा कौन सी किताब है, तो उन्हीं की किताब जो है डुप्लीकेट उन्हीं को समझा रहा था खरीदने वाला कि ये ले लीजिए, ये किताब बढ़िया है। तो वो किताब का उन्होंने दिखाया कि फ़ोटो देखो और हमको देखो, तो वो करके भाग गया। हमने कहा यार तुमने उसको पकड़ा क्यों नहीं? उसको बुलाते पकड़ते, तुम्हारी डुप्लीकेट किताब बेच रहा था। क्या बेचे डैडी, लिखा तो मैं नहीं था। वो खुद तो लिख के मेरी फ़ोटो लगा के नहीं बेच रहा था ना, मेरी लिखी किताब बेच रहा था। तो क्या फ़र्क पड़ता है, इतनी तो किताबें बिकी रही थी हमारी। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम सारे प्रश्नों से भागने का उपाय हमने ढूंढ लिया कि साहब कल्चर नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन उसकी क्यों बिक रही थी? इंग्लिश में लिखी हुई किताब क्यों बिक रही थी? हिंदी में लिखी हुई किताबें क्यों नहीं बिक रही थी? इंग्लिश में भी पढ़ने का कल्चर है, पढ़ने का कल्चर भी है। दूसरा ना, जब आप किसी चीज़ को एरिस्टोक्रेटिक मूल्यों से जोड़ देते हैं, आपके दिमाग में ये है कि अंग्रेजी की किताब पढ़ना जो है वो बड़ा काम है और हिंदी की किताब पढ़ना अनपढ़ों का, गंवारों का, छोटे लोगों का काम है। नहीं तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार लेखक भी है, पाठक भी है, बेल्ट भी है, मीडिया भी है, चारों। देखिए साहब, हिंदी साहित्य को तो हम सिर पे भी लगाते हैं जी। तुलसीदास जी का साहित्य है, उसको हम सिर पे लगाते हैं। उसको हमने वही मान्यता तकरीबन दे रखा है, वही इज्जत तकरीबन दे रखा है जो कुरान की है। तो ये तो ना कहिए कि अगर तर्क पे हम जाएंगे तो हमने हर वो काम कर रखा है जो किया जाना चाहिए था। अब हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसमें आपसे जो मेरी आशा है जी, इस छोटे से पॉडकास्ट में जी, हम लोग जो है कोई कैसे किया जाए इसका शायद हल हम लोग नहीं निकाल पाएंगे जी। और कुछ मैं बात जरूर आपसे करेंगे, इस पर बात होगी। संदेश दीजिए साहब, और जो बाकी की बची हुई ज़िंदगी है जी, वो लगाइए। पुस्तक के फॉर्म में ना पढ़ें, फ़ोन पे पढ़ लें, उसका ऑडियो विजुअल रूप में सुन लें, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि बगैर साहित्य के क्या इस देश को संस्कार दिए जा सकते हैं? और मेरा मानना है बिल्कुल नहीं दिए जा सकते हैं। तो साहित्य अगर पाठकों तक नहीं गई तो ये गलती साहित्यकारों की है। आप प्रकाशकों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। आप अच्छा साहित्य अगर नहीं लिखेंगे, एक मीडियाकर साहित्यकार को बड़े बड़े पुरस्कार दिलाए जाएंगे और दिए जाएंगे, तो साहित्य की ऐसी तैसी होना स्वाभाविक है। जब आप एक छोटी सी मैगजीन में छपाने के लिए जब आप एक पुस्तक भेजते हैं, एक कविता भेजते हैं, एक कहानी भेजते हैं, तो उसके साथ एक प्रमाण पत्र जाता है कि ये मेरी जो है मौलिक कहानी है। तो जो मंच पे जिसको आप 1 लाख रुपया देते हैं, 1.5 लाख रुपया देते हैं, 2 लाख रुपया देते हैं, तो आप मंच पर बुलाने से पहले उससे सर्टिफिकेट क्यों नहीं लेते कि ये मेरी मौलिक कविता है? और अगर वो दूसरे का या मेरा मौलिक चुटकुला है, तो अगर आप नहीं लेते हैं तो दोषी कौन है? देखिए, दो प्रश्न हैं इसमें। एक है प्रकाशन से जुड़ा हुआ और दूसरा है मंच से जुड़ा हुआ। प्रकाशन से के बारे में मैंने पहले भी जैसे कहा, थोड़ी देर पहले भी, कि जब तक हम लेखक जो है अपने कंफर्ट जोन से, जिसमें वो लिखने का आदी है, जिसमें वो आसानी महसूस करता है लिखने का, उससे बाहर निकल के आम आदमी की समस्याओं से, नई नई समस्याओं से, नई नई चीज़ों से नहीं जुड़ेगा जी, तब तक वो आम आदमी की या पाठक की जो भावनाएं हैं उनका प्रतिबिंब बनाने में समर्थ नहीं होगा। एक तो ये पहली बात है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप, दूसरी बात, एक चीज़ और है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि बहुत सारे लेखक हम में से मान के चलते हैं कि अगर पाठक को पढ़ना है तो वह हमारे स्तर तक आए, हम उसके स्तर तक जाकर नहीं लिखेंगे। दो बात होती है। कभी कभी हम अपने स्तर से गिर के उसके स्तर पे जाके लिखते हैं। लेकिन मेरा इस मामले में थोड़ा सा अलग मामला है।
पहली बात तो स्तर क्या होता है। मैं कहता हूँ कि आज अगर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेमचंद पढ़े जाते हैं तो उसका कारण ये है कि प्रेमचंद आपके समझ में आते हैं। जी। प्रेमचंद की रचनाएं शिल्प के कौशल में गायब नहीं हो जाती हैं, चाहे वो आपका गोदान हो, चाहे गबन हो, चाहे सेवा सदन हो, कर्म भूमि हो, रंग भूमि हो, प्रतिज्ञा हो, सेवा, सारी किताबें जो हैं, बड़ी कहानियाँ जितनी भी हैं, वो कोशिश करती हैं कि भावों को पूर्णतः अभिव्यक्त करें और उनका सबसे बड़ा ध्यान इस बात पे होता है कि वो सामान्य से सामान्य पाठक के भी समझ में आ जाए, है ना। हमारे बहुत सारे लेखकों ने अपने शिल्प का जाल फैलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए पठनीयता को पीछे छोड़ दिया और बाकी चीज़ों को आगे ले लिया, अपने कंफर्ट जोन है उसी में लिखते रहे, तो कविता भी कम हुई समाज से। कविता के साथ क्या हुआ, कविता के साथ आपने भाई बहुत बड़ी अलग बात है कि निराला ने वह तोड़ती पत्थर छंद का बंधन तोड़ा, वह तोड़ती पत्थर, इलाहाबाद की सड़क पर, है ना। तो उन्होंने छंद का बंधन तब तोड़ा जब उन्हें छंद के बंधन का ज्ञान था, वो मास्टर थे उसके जी। तो वो बलाघात, वो टोन, वो जो सौंदर्य है कविता का वो बना रहा। कहीं ना कहीं वो जो टोन था वो कविता के अंदर बना रहा। छंदबद्धता नहीं था लेकिन लयबद्धता, हाँ, लयबद्धता से रिदम थी, बलाघात हम उसे बोलते हैं, तो वो बना रहा। लेकिन जब बाद में कविताएं आई तो मैंने भी लिखी ऐसी कविताएं, या मैं तो कमज़ोर कवि हूँ, तो वो कविताएं आई तो उन्होंने विचार को ले लिया। जब आपने भाव की चीज़ को विचार में कन्वर्ट कर दिया तो हो सकता है आप किसी प्रगतिवादी आंदोलन या प्रयोगवादी आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए तो खड़े हो जाए, लेकिन आप सामान्य पाठक से जुड़ने की कुव्वत खो बैठते हैं। अब क्या कारण है कि आप लगातार तुलसी को कोट करते हैं जी। चाहे वामपंथी हो, चाहे दक्षिणपंथी हो, या कोई से भी पंथी हो, वो तुलसी को लगातार कोट करते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी भी करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, नामवर जी भी करते हैं, इसीलिए करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि आपके पास है ही नहीं। हाँ, आप ना प्रेमचंद को छोड़ सकते हैं, ना आप तुलसी को छोड़ सकते हैं, ना आप किसी भी ऐसे लेखक को छोड़ सकते हैं जिसने समाज के हित को ध्यान में रखते हुए आदर्शों को भी बनाया, जिन्होंने पठनीयता को भी ध्यान में रखा, जिन्होंने इस बात को भी ध्यान में रखा कि पहली बात शर्त यह है कि मेरी बात पाठक तक पहुंचनी चाहिए। पारसनाथ बुल्ली बहुत बढ़िया बात कहते थे कि बहर की ऐसी की तैसी कह दे जो बात कहनी है जी। तो मुझे लगता था कि यार ये देखो बहर से बचना चाहते हैं इसलिए लिख रहे हैं, लेकिन बाद में समझ में आया ठीक है यार बहर तो सही है, लेकिन अगर मेरे भाव का सत्यानाश कर रही है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, चल जाएगा। तो मेरा मानना है कि पाठकों को भी, पाठक तो भी जो आप परोसेंगे वो पढ़ेंगे। अगर आपको इस समाज में, इस समय में पाठकों को वापस लाना है ना, आपको मोबाइल से बचा कर नहीं, आप मोबाइल पे ही पढ़ाइए। हाँ, मोबाइल या बचा के लाना है, किताब तक लाना है। देखिए किताब की खुशबू अलग है, किताब का हाथ में लेने का जो एक आनंद है वो अलग है, विशेष रूप से हमारी पीढ़ी के लिए वो खत्म हो गई। वो धीरे-धीरे हमारी आपकी पीढ़ी के साथ हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। हाँ। तो मेरा मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका साहित्य लोग पढ़ें तो आप 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखें। जब तक आप समाज का हित उसमें नहीं रखेंगे, जब तक आप कला के लिए वाले सिद्धांत से थोड़ी सी सुरक्षित दूरी बनाकर नहीं रखेंगे, जब तक आप अपनी बात को पाठक तक पहुंचाने का दोनों तरह का मादा नहीं रखेंगे, पठनीयता वाला मादा भी और बात को कहने के अंदाज वाला मादा भी नहीं रखेंगे, तब तक आप पाठक के दिल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और जब आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको साहित्य को लेकर रोने की आवश्यकता नहीं। आप नहीं कहेंगे कि पाठक नहीं पढ़ रहा है, यार पाठक को पढ़ाने के लिए आप कोशिश कहाँ कर रहे हैं, आप कोशिश भी तो कीजिए। ये चीज़ देखिए, आज के भी समय में इतने राइटर्स होने के बाद भी हम बहुत पुरानी बातें नहीं कर रहा हूँ। आज भी कितने पाकिस्तान के जितने संस्करण बिकते हैं, गुनाहों के देवता के जितने संस्करण बिकते हैं, हिमांशु जोशी जितने ज़्यादा बिकते हैं और शशि प्रभा शास्त्री जितनी ज़्यादा बिकती है, कुरु कुरु स्वाहा वाले आपके मनोहर जोशी, मनोहर श्याम जोशी कितने बिकते हैं।
आज के राइटर नहीं बिकते। तो मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूँ कि साहब पिछले 40 साल में बताइए ना कौन बड़ा साहित्यकार हुआ है, उसको क्यों याद रखा जाए अगले 40 साल बाद तक। नहीं बने हैं तो इस पौध को ये जितने वरिष्ठ गरिष्ठ और जितने बड़े साहित्यकार हैं उनको सबको लेके मैं बोलता हूँ कि साहब पिछले 40-50 सालों में आपने रचा नहीं है कुछ, और आपको नहीं पढ़ा जाना चाहिए, इसलिए लोग आपको नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ आप संशोधन करना चाहें तो कर दें। जी, मैं पहली बात तो मैं 40 साल तो मैं नहीं कहता। देखिए, अभी तक भी कुछ लेखक हैं जिनकी किताबों की प्रतीक्षा रहती है। जब तक नागर जी जीवित थे, मुद्रा थे, केपी सक्सेना थे, हम उनको शरद वही जोशी उनकी थे, रचनाएं 40 साल पहले ही हैं। परसाई जी थे, उन सबको मैं 40 साल के पहले के श्रीलाल रचनाकार शुक्ल, जोड़ते हैं। श्रीलाल शुक्ल थे, अभी 12-14 साल पहले की अरे बात सर, है। साहित्य कब रचा उन्होंने? हाँ, तो वो उन्होंने जिंदा रहे या नहीं रहे इससे फर्क नहीं पड़ता। राग उन्होंने दरबारी से साहित्यकार तो लेके लिखा। बाद में पहला पड़ाव, मकान, सोनी घाटी का सूरज, बहुत सारी किताबें आई। हाँ, लेकिन ये बात है कि पहले की तुलना में देखिए, एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पहले आपके पास मनोरंजन के साधनों के नाम पर या जो एक ठहरी हुई झील में पत्थर उछालने की जो कला है, साहित्य ठहरी हुई झील में पत्थर उछालने का काम करता है, तो ताकि लहरें उठें और आंदोलित हो, पाठक का मन आत्मा आंदोलित हो। तो ये काम हो रहा था। लेकिन हुआ ये कि उस समय आपके पास नौटंकियाँ थी, नाटक थे, स्वांग थे, ये सब आपके पास हाँ, थे। उसके अलावा आपके पास किताबें थी, मैगजीन थी, जी। बस ये सब चीज़ें थी। थोड़ी बहुत फिल्में थी, वो भी बहुत कम फिल्में आती थी। टीवी के नाम पर आपको मैं याद है कि 40-45 साल पहले तक एक चित्रहार आता था और एक फिल्म आती थी, सैटरडे या संडे को एक फिल्म आती थी। हम लोग हमारे से पास सिलसिला शुरू हुआ। हमारे पास सिर्फ इतने से मनोरंजन के साधन थे। अब आपके पास इतने सारे विकल्प हैं कि आपको उनमें से चुनना बहुत आसान है। आपने वो चुन लिया जिसमें आपको ना पैसे खर्च करने जाता, ना आपको किताब हाथ में लेके पढ़ना है, ना आपको आपने मोबाइल लिया, मोबाइल में आपको सब कुछ कहानी पढ़ ली, उपन्यास पढ़ना, उपन्यास पढ़ लिए, जो पढ़ लीजिए। सर, वहाँ पे भी मैं आपसे बता रहा हूँ, आप पढ़ें कैसे भी पढ़ें, विधा ठीक है, किताब में खुशबू आती है, वो खुशबू ना सही, लेकिन आप पढ़ रहे हैं आज की डेट में। अगर आप एक किसी 20 साल के युवा से पूछिए तो 90% संभावनाएं हैं कि वो गुनाहों का देवता पढ़ चुका होगा। आज के राइटर को नहीं पढ़ रहा है वो। तो हमें जो लगता है कि ये विषय लंबा खिंच गया है, तो इसलिए हम लोग इसको सम अप करते हैं। जी जी जी। और सम अप करने के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा जी कि चाहे वो कविता में से कविता गायब हो चुकी है, कवित्व तो गायब हो चुका है, और कहानी में से कहानी नहीं है साहब बची हुई। तो शब्द रंग के माध्यम से मेरा कहना उचित नहीं है। आप जैसे एक सीनियर साहित्यकार अगर संदेश दे दें कि जो आने वाले युवा रचनाकार हैं अपने आप को और परिष्कृत करें। लस्सी अभी भी चलती है साहब, सिर्फ कोका कोला ही नहीं बिकता है। आप अगर अपने आप को कोका कोला बना देंगे तो आप तो नहीं, तो आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और साहित्य का भी साहित्य का भी नुकसान कर दे रहे हैं। और ये एक, हालांकि आप सिर्फ हाँ भी बोल देंगे तो चलेगा, शायद इतना ओपन आप नहीं बोले। फेसबुक से लेके ज्ञानपीठ तक घटिया कविताओं की तारीफ नहीं की जानी चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? एक शिष्टाचार के नाम पे आप कुछ भी लिखिए, और ख़ास तौर से अगर किसी लड़की का चेहरा उसके कविता के पीछे है तो उसको शेक्सपियर से ज़्यादा महान बना दिया जाता है। क्या आपको लगता है यह उचित है?
बात यहाँ उचित और अनुचित की नहीं है। बात यहाँ ये है कि ये हम लोगों ने फेसबुक को कभी भी उतना महत्वपूर्ण नहीं माना। हमने माना ये वो समय था जब ऑर्कुट या बाकी सब आए थे, ये वो समय था जब पुरुष और स्त्री के बीच में बातचीत, आपने कहा ना कि वो महिला का चेहरा है, तो वो समय था जब पुरुष और स्त्री के बीच में बातचीत होना लगभग बहुत मुश्किल काम था। और जब ये ऑर्कुट या वो आए, महिलाएं आई, लोग बहुत तेज़ी से भागकर उनको रिक्वेस्ट भेजते थे, उनका मैसेज आता था तो बड़ा अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे फेसबुक आए, फेसबुक पे चेहरे आए। आज भी बहुत सारी महिलाएं चेहरे नहीं दिखाती है, बच्चों के साथ रखती हैं अपने चेहरे, वो इसीलिए क्योंकि पुरुष जो है वो बहुत दिनों का दबा कुचला था, उसको मौका मिला और वो एकदम कूद कर लोगों के फेसबुक में या बाकी जगहों पे उनके गया। आज भी आप पढ़ेंगे फेसबुक पर आधी महिलाएं इस बात की शिकायत करती हुई दिखती हैं कि लोग हमारे मैसेज बॉक्स में आते हैं और उटपटांग चैटिंग करते हैं, उस तरह की बातें करते हैं। तो ये तो पुरुष की मनोवृत्ति थी और ऐसा मैं समझता हूँ कि आने वाले 10-12 साल 15 साल तक होगा। अब पहले वाला मामला थोड़ा कम हो गया है। दूसरी बात ये है कि इसको फेसबुक साहित्य नहीं है, फेसबुक साहित्य का प्लेटफार्म भी नहीं है। फेसबुक कुछ दोस्तों का एक जमावड़ा है, ऐसे दोस्तों का जमावड़ा जहाँ पर सत्य बोलना लगभग गुनाह है। आप किसी की रचना पर, मैंने किसी एक लेखिका पर कुछ कह दिया था कि मैंने कहा नहीं बेटा ये जिसमें जो है मीटर टूटा हुआ है, थोड़ा इसको देख लो, तो सर आप कौन होते मुझे बताने वाले। तो जाहिर है कि या तो आप अपनी बेइज्जती कराएं वहाँ उस मंच पर, या फिर आप चुपचाप बाहर आ जाएं। इससे बेहतर है कि वहाँ बधाई धन्यवाद। मैंने तो एक कहीं लिखा भी था। सर जी, आप के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है जी, आप ऐसे बच के नहीं भाग सकते जी। आपने घटिया कविता को घटिया कविता कहना पड़ेगा फेसबुक पे अगर साहित्य को बचाना है, क्योंकि यही लोग कल साहित्यकार बन के मंचों पे जाएंगी और वही घटिया कविता सुनाएंगी। कम से कम एक आदमी तो लिखे कि तुमने बहुत घटिया कविता लिखा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगी, ब्लॉक कर देगी, लेकिन पढ़ाई तो होगी। कहीं न कहीं अंदर उसके दिमाग में होगा, या लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, उसके दिमाग में होगा कि ये अच्छी कविता नहीं है, अगर हमको लिखना है तो मैं मेहनत करूं। तो ये तो भागिए मत, मैं तो साफ लिखता हूँ। भागिए मत की बात नहीं है। बात देखिए क्या है कि पहली बात तो आप देखिए कि जब किताब में कोई चीज़ छपती है, जब किसी मैगजीन में कोई चीज़ छपती है, जब किसी अखबार में कोई चीज़ छपती है, तो हम उसको एक गंभीर माध्यम के रूप में लेकर उस पर बात करते हैं। फेसबुक उतना गंभीर माध्यम नहीं है। सर एक मैगजीन को 150 आदमी पढ़ता है, 200 आदमी पढ़ता है, 500 आदमी पढ़ता है, 1000 आदमी पढ़ता है जी। और एक फेसबुक पर छपी हुई कविता को लाखों लोग भी पढ़ सकते हैं और पढ़ते हैं। वो ज़्यादा गंभीर विषय है। आप कम से कम अपनी ओर से एक आध पोस्ट ही डाल दिया करिए। जो बड़े साहित्यकार का आपके कर्तव्य हो गए हैं। बड़ा साहित्यकार बनना इतने ढेर सारे पुरस्कार लेने के साथ साथ आपके सिर पे बोझ है कि आप घटिया साहित्य को पनपने से पहले खुरपी से जो है हटा दें। आप अपने वक्तव्य में बोलिए, यहाँ बोलिए कि आप झूठी प्रशंसा से अपनी कविता को अच्छा मत मानिए। आपकी चेहरे पे वो प्रशंसा हो रही है, आपके शिष्टाचार के कारण वो प्रशंसा हो रही है, लेकिन वो प्रशंसा इसलिए नहीं हो रही है कि आपने अच्छी कविताएं लिखी हैं। तो आपने हाँ में हाँ मिला दिया तो साहब मेरा प्रयोजन तो सिद्ध हुआ। हाँ तो नहीं मिलाया। मेरी कोशिश रहती है, देखिए मैं अपनी व्यक्तिगत बात में करूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी पोस्टों के माध्यम से, कई बार आर्टिकल्स के माध्यम से, आलोचनात्मक मैं कम लिख रहा हूँ तो विशेष रूप से व्यंग पर मैं जब लिखता हूँ तो ध्यान दिलाने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ें गलत हैं, इनसे बच लो तो बेहतर है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर मुझे लगता है कि फेसबुक पर कुछ ख़राब है तो मैं बच के निकल जाने की कोशिश करता हूँ, या फिर ऐसा कोई कमेंट करता हूँ कि सिर्फ सामने वाला समझ जाए कि मैं इस बात से नाराज़ हूँ। सीधा सीधा बाकी सब लोग समझे ना समझे उससे मतलब नहीं, मुझे उसको समझाने से होता है। या फिर मैं उसके मैसेज बॉक्स में जाके कहता हूँ कि देखो भाई ऐसे ऐसे ये रचना तुम्हारी या तो चोरी की है, या ऐसा है या ऐसा है, इसे सुधार लो तो ठीक है।
और मैं आपको बता दूं कि जब मैं ऐसी कोशिशें करता हूं बेइज्जती तो होती 100 है। में से 90% में ब्लॉक या अनफ्रेंड हो जाता हूं, तो हो जाइए। और मुझे इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं, पड़ता ऐसे भी घटिया नहीं, लोगों के मुझे ऐसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि भाई मेरी क्या, मैं चाहता हूँ सबकी कोशिश रहनी चाहिए कि हम बताएं। अच्छी कविताओं को प्रोत्साहन दें। कई बार मैं अच्छी कविताएं बहुत अच्छी कविताएं करता हूँ। आती हैं। मैंने आपका जो शेर है वो कि गौरैया के गले में अटकी जैसे कील, जब से उसका घोंसला देख गई है चील, कम से कम 200 जगह पढ़ा होगा मंचों पर। कारण कि मुझे पसंद आया, जो चीज़ अच्छी है वो आगे जाएगी। आपकी बहुत सारी रचनाएं जो मेरे याद नहीं रहती, ये नहीं कि वो अच्छी नहीं है, इसलिए कि वो चीज़ें आगे जाती हैं कि जो चीज़ें सीधे सीधे आम आदमी को एक तो समझ में आती हैं, दूसरा उसके मन को छूती हैं। तो साहित्य के साथ भी यही है, समय की छलनी सब छान देगी, चाहे कोई सुभाष चंद्र, चाहे कोई राजेश श्रीवास्तव, चाहे या ना चाहे, बेहतर बचेगा, कूड़ा करकट छन कर बाहर आ जाएगा। बहुत अच्छी बात। और इस नोट पे हमारा पॉडकास्ट समाप्त भी हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन बच गया था जी। और ख़ास तौर से जो है ये कल्लू मामा कहाँ से ले आए आप, ये बता डालिए। कल्लू मामा दरअसल मेरा फेसबुक का एक पात्र था। मेरी 5 बहनें हैं, तो भांजे भांजियाँ मेरे बहुत सारे हैं। तो मेरा रंग उन लोगों के मुकाबले में थोड़ा काला है, तो मेरे भांजी यहाँ विशेष रूप से मुझे कल्लू मामा कहती थी, मामा आप तो कल्लू हो। हाँ। तो मैंने वो उठा के कल्लू मामा लिख लिया। और फिर क्या होता था कि जब मुझे लगता था कि मैं सीधे सीधे अगर सुभाष चंद्र के नाम से कुछ चीज़ फेसबुक पे डालूंगा, ये फेसबुक का ही मामला था सर, तो दिक्कत ये आएगी कि लोग कहेंगे यार सुभाष चंद्र ने ऐसी बात क्यों लिख दी। तो मैं कल्लू मामा के पात्र के माध्यम से लोगों पे कटाक्ष करता था, व्यंग करता था, और तीखे व्यंग भी कर जाता था। और कोई अगर उसका विरोध करता था तो मैं उससे कहता था, मैंने थोड़ी कहा है, कल्लू मामा ने कहा है। और मोस्टली आपने अगर याद होगा कल्लू मामा वाली सीरीज जब चली थी तो कल्लू मामा कह रहे हैं, कल्लू मामा का बयान, कल्लू मामा का ज्ञान, इस तरह से वो अपने ऊपर से बचा के। लेकिन दिक्कत उसमें ये हुई कि कल्लू मामा कम वक्त ज़्यादा पॉपुलर हो गए, सुभाष चंद्र पीछे हो गए। और मित्रों, एक बात मैं चलते चलते कहना चाहूँगा कि अब बात खत्म हो रही है कि मैं लेखकों से चाहूँगा कि शेर को ध्यान में रखें कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। हम जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे किसी दूसरे बड़े आदमी के साथ। नमस्कार।